वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने इंटरनल ट्रेड स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो इंटरनल ट्रेड का अगर कंसेप्ट आपको देखना है तो इससे पहले आप जो प्रीवियस वीडियो है हमारी लास्ट क्लास उसको देख सकते हैं। आज हम इसे कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम इंटरनल ट्रेड करते हैं इट मींस दैट वो ट्रेड जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। इट रेफर्स टू दैट ट्रेड with which was held in the boundaries of the country, जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हम ट्रेड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल लेवल ट्रेड। ठीक, इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, इंटरनल से ट्रेड कहते हैं, सॉरी नेशनल ट्रेड भी इसको कहा जा सकता है। जब हमने इसके टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, कल हमने इसके टाइप्स भी देख लिए थे, ट्रेड के फीचर्स इसके कुछ देखे थे। आज हम यहाँ पर देखेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। तो इसमें कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज इनवॉइस। जो सबसे पहले जो यूज होता है, मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो इनवॉइस यूज किया जाता है। मीन्स आपने देखा होगा जब आप शॉपकीपर से गुड्स परचेज करते हैं, कहीं से भी हम लोग कहीं कोई किसी भी शॉप से कुछ भी परचेज करते हैं तो हमें एक बिल मिलता है वहां पे। ठीक है, उसपे लिखा होता है कैश मेमो। बिल में सेट कि आपने इतने रुपए का गुड्स उससे परचेज किया और आपको उसे इतने रुपए पेमेंट करने हैं। हमें वो एक बिल टाइप का देता है जिसमें सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्वांटिटी इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है और वो टोटल करके देता है कि सर आपके 1000 रुपीज हो गए, काट के अपने साइन करके हमें देता है बिल। वो बिल देख के चेक करके हम ये कहते हैं कि 1000 रुपीज लीजिए। एक तो होता ही है इट मीन दैट कि हमने कैश पेमेंट करने के लिए भी बिल है। ये हमारे पास ये जो बिल है ये क्या होता है, हमारे पास प्रूफ होता है इस चीज का कि हमने इस पर्टिकुलर शॉप से इस डेट को ये वाला सामान खरीदा था। ठीक, तो ये हमें अपने पास एज अ रेफरेंस हम इसे संभाल के रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो हमें ये संभाल के रखना पड़ता है। तो ये तो है बेटा एक तरीके का कैश मेमो। जब हम कैश पेमेंट करते हैं तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है, बट हमेशा तो बिजनेस में कैश सेल नहीं होती, कभी कभी क्रेडिट सेल भी होती है। इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल के केस में क्या होता है, हम एक बिल रेडी करते हैं। क्रेडिट सेल के केस में एक बिल रेडी किया जाता है। उस पर्टिकुलर बिल में बहुत सारी चीजें कॉमन ऐसी लिख दी जाती हैं। इसमें कैश का पेमेंट नहीं होता। सपोज किसी मैं हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर शॉप की जो है बहुत क्रेडिट वर्थी कस्टमर हूँ, इट मीन्स दैट मेरा आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। तो इन दैट केस वो मुझे वहाँ पे क्रेडिट पर गुड सेल कर सकते हैं और वो मुझे अगर क्रेडिट पे गुड सेल कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे एक बिल रेडी करके दिया। क्रेडिट सेल में भी क्या होगा, एक बिल रेडी होगा। एक बिल रेडी करा उन्होंने मेरे नाम पे। यहाँ पे क्या आ गया, सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर सा कॉलम है, ये क्वांटिटी हो गई और ये अमाउंट हो गई। ठीक, जैसे सपोज कीजिए मैंने सीरियल नंबर 1 मैंने साड़ी परचेज करी, पिंक कलर की है, रेड कलर की है, जॉर्जेट में है, शिफॉन में है या फैंसी है, पार्टी वियर है, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन उन्हें देना होगा वो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। जितनी ली मैंने 3 साड़ी ली। ठीक, उसकी कॉस्ट जो भी उसकी कॉस्ट आएगी, तो 3 साड़ी की पर्टिकुलर कॉस्ट अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो अगर सेम कॉस्ट है तो 3 साड़ी की पर्टिकुलर यहाँ पे एक कॉलम और हो सकता है उनके में, यहाँ पे हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट और टोटल अमाउंट। जैसे एक साड़ी की कॉस्ट यहाँ पर 1000 रुपीज है तो 3 साड़ी ली तो कितनी हो गई, 3000। ठीक, इस तरीके से मैंने जो भी आइटम लिया है उस सब की डिटेल वो यहाँ पर मुझे फिल करके देंगे और लास्ट में होगा 10,000। सही, अब जो 10,000 अमाउंट हो गई है हमारी लास्ट में वो मुझे उन्हें पे करनी है, बट मेरे पास मनी नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं आपको 5 दिन बाद 10 दिन बाद इस मनी का पेमेंट कर दूंगी। तो जब मैंने उनसे टाइम लिया, ठीक, वो मेरे नाम पे क्या बनाएंगे, कैश मेमो के प्लेस पर कैश मेमो ना बना करके वो मेरा बिल बनाएंगे इनवॉइस। क्या बनाएंगे वो लोग, इनवॉइस। क्रेडिट सेल के केस में जो बिल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस।
ये जस्ट लाइक वैसा ही होता है जैसा कि कैश मेमो, बस इसमें बिल का पेमेंट फाइनल नहीं होता, वो कुछ पर्टिकुलर दिन बाद होता है। सेकेंड नंबर पे जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा है? परफॉर्मा इनवॉइस। ये तो हो गया इनवॉइस हमारा। अब परफॉर्मा इनवॉइस को समझने से पहले हमें 2-3 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। एक वर्ड है कंसाइनमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्टली। एक्चुअली में कंसाइनमेंट है क्या? तो सपोज कीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आपकी कोई कंपनी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, आप कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं चला रहे हैं, बट आप क्या करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल पे आपका बिजनेस चलता है और जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप हैं, सपोज कीजिए आप महाराष्ट्र हैं, ठीक, और पश्चिम बंगाल में आपका रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक, मुंबई, और आप अपना गुड्स सेल करना चाहते हैं, हम कोई यूपी ले लेते हैं, यूपी में, सही, आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप अपना गुड्स सेल करना चाहते हैं, कहाँ पर? यूपी में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं धीरे धीरे। तो जाके अपना बिजनेस वहां पे ओपन कर लें, या तो डायरेक्ट, या फिर होलसेलर रिटेलर को गुड्स सेल कराएं। तो वैसा भी कर सकते हैं, किसी होलसेलर को गुड्स सेल कर सकते हैं, बट जो हमारा बिजनेस है वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं है कि हम होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू बीच में जो है उनको मीडिएटर लेकर के अपना गुड्स सेल आउट कराएं, क्योंकि होलसेलर को लार्ज क्वांटिटी में गुड्स वो लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना गुड्स हम पहले वहां तक पहुंचाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो हमारा गुड्स परचेज भी करना चाहते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम पहले वहां की जो पब्लिक है उनका आइडिया लेना चाहते हैं। हमने क्या किया, यूपी के एक पर्टिकुलर पर्सन, वहां पे एक पर्सन था, वो भी बिजनेसमैन था और सिमिलर टाइप का वो बिजनेस करता था जो बिजनेस हमारा था। हम लोग का गारमेंट्स का बिजनेस है महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो वहाँ जो एक एजेंट है यूपी के अंदर, उसका भी सिमिलर टाइप गारमेंट्स का बिजनेस है, बट हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पर्टिकुलर गुड्स में भी डीलिंग करें। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, अपना गुड्स सेल कराने के लिए किसी एक मीडिएटर को चूज कर सकते हैं। हमने एक मीडिएटर चूज कर लिया, एजेंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपना गुड्स मार्केट में किसी और पर्सन को सेंड ना करके सिर्फ अपना गुड्स किसे भिजवाएंगे, इसके पास सेंड करेंगे, अपना गुड्स देंगे इसको। अब ये हमारे गुड्स की मार्केटिंग करेगा अपने यूपी में पूरे, चाहे वो रिटेलर तक भिजवाए, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से वहां के शहरों में वो हमारे गुड्स को सेल आउट करा रहा है। मीन्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, इस पर्टिकुलर पर्सन की बनती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये इस काम से क्या लेगा, बीच में कमीशन ले रहा है अपना। ये क्या ले रहा है, कमीशन। प्रॉफिट नहीं लेगा, इसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं है, जितना कोस्ट हमने कहे उतने में ही ये सेल करेगा, जो हमने कोस्ट फिक्स की है। ये बस अपना 10% 20% जो इसका कमीशन है उस गुड्स को सेल आउट कराने का कमीशन लेगा, सही। ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, वो एक बिजनेस का टाइप है, दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। ये एक बिजनेस का टाइप है, इस तरीके से हम लोग बिजनेस करते हैं, सही। तो हमने मुंबई से गुड्स कहाँ पहुंचाया, एजेंट के पास। अब एजेंट हमारे गुड्स को यूपी में सेल करेगा, बिकॉज ऑफ यूपी के रहने वाला है, वहां की पब्लिक को अच्छे से जानता है, उनके उनकी जो थिंकिंग्स हैं, उनके जो व्यूज हैं वो अच्छे से उनको समझ सकता है। हमने इसे अपना गुड्स सेल करने के लिए क्या करा, अपना गुड्स भिजवा दिया, राइट। इस टाइप के बिजनेस को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। हमारा जो गुड्स है वो किस पर गया है, कंसाइनमेंट पर गया है गुड्स। क्या कहते हैं इसको, जो हमारा गुड्स मुंबई से यूपी जा रहा है एजेंट के पास, उसको बोलते हैं गुड्स कंसाइनमेंट पर गया है। कितना कंसाइनमेंट गया, कितना फ्लोट गया, इस तरीके की बातें हमने सुनी होंगी मूवीज वगैरह में। कंसाइनमेंट रेडी है क्या, क्या फ्लोट रेडी है जाने के लिए? तो दैट वन इज कंसाइनमेंट प्रोसेस। ये एक तरीके का कंसाइनमेंट है, जो गुड्स हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेल होने के लिए जा रहा है। सेल हुआ नहीं है अभी, सेल होने के लिए जा रहा है। अब सपोज कीजिए हमने 1000 यूनिट्स यहाँ भिजवाई थी, 1000 में से 800 सेल हो गई, तो 800 के पैसे, जितनी अमाउंट बनती है वो सारी अमाउंट, और बाकी बची हुई 200 यूनिट, ये हमें वापस भिजवाएगा, अपने पास नहीं रखेगा।
इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 2000 जो हमारी 200 यूनिट्स बची हैं 1000 में से 800 इसने सेल कर दी, 200 बची, और रेस्ट ऑफ द 200 यूनिट्स को ये आगे क्या करेगा, वापस से हमें रिटर्न कर देगा। ठीक, जब हम इसको ये गुड्स भिजवाएंगे बेटा, अच्छा इनके नाम भी होते हैं। जो अपना गुड्स सेल कराता है उसको बोलते हैं कंसाइनर, और जिसके पास गुड्स भेजा जाता है उस एजेंट को कहते हैं कंसाइनी। कंसाइनर, कंसाइनी, और जो गुड्स जा रहा है वो कंसाइनमेंट। ठीक, जब हमने अपना गुड्स भेजा, कंसाइनर ने अपना गुड्स सेंड किया है कंसाइनी को, एट दैट टाइम आप एक बिल बना के भेजेंगे। जस्ट लाइक जैसे गुड्स सेल करते हैं, कस्टमर को इनवॉइस बनाते हैं, जिसमें मैंने अभी यहाँ पे आपको बना के बताया, इस तरीके का एक बिल बनाएंगे कि आपने इतने यूनिट्स इस क्वालिटी के इतने रुपए से, इतनी यूनिट इस क्वालिटी कितने रुपए से इसे भिजवाई है, टोटल आपने इसे 1 लाख रुपए का गुड्स भिजवाया है, ट्रेवल चार्ज वगैरह सब में कितना, वो आप जो बिल अपने गुड्स के साथ एजेंट को भिजवा रहे हैं, इट मींस दैट कंसाइनी को भिजवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। उसे क्या कहेंगे हम, परफॉर्मा इनवॉइस। जब एक कंसाइनर अपने कंसाइनी को गुड्स कंसाइनमेंट पर भिजवाता है आगे सेल आउट करने के लिए, एट दैट टाइम गुड्स के साथ एक बिल भी सेंड किया जाता है। गुड्स के साथ एक बिल सेंड किया जाता है, उस बिल को परफॉर्मा इनवॉइस कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डेबिट नोट। नेक्स्ट वन इज डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या है, हमेशा क्या ऐसा होता है कि हम जिस शॉप से गुड्स परचेज करें वो गुड्स हमेशा ही बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी गुड्स की क्वालिटी बेकार हो सकती है, गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमें गुड्स रिटर्न करना पड़ जाए। आपने अकाउंट में एंट्री करी होंगी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। आई होप कि आपने वहां पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया गया है अकाउंटेंसी की, आपने पढ़ लिया होगा। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से उसको रिमाइंड कराऊंगी कि डेबिट नोट क्या है और क्रेडिट नोट क्या है। जब हम लोग अपनी परचेज रिटर्न करते हैं, यानी कि गुड्स हमने जो परचेज किया था बायर ने, और बायर उस गुड्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वापस से सेलर को। ये सेलर है आपका, इसने गुड्स सेल किया बायर को, सही, कितने का गुड्स सेल किया था, 1000 का। यहाँ पर जो गुड्स गया वो कितने का गया, 1000 का। अब 1000 का गुड्स में से इसमें 10 यूनिट भिजवाई थी, सपोज करो हम यूनिट्स ले लेते हैं, 10 यूनिट भिजवाई थी, 1000 का गुड्स था। अब हुआ क्या, उसमें से 2 यूनिट क्या हो गई, डिफेक्टिव पीस थे। जैसे वो बायर के पास पहुंचे, रास्ते में खराब हुआ, किसी भी वजह से खराब हुआ, हमें नहीं पता, बट जब तक वो बायर के पास पहुंची वो केवल 800 रुपए की कीमत का गुड्स था, वो उसे 1000 क्यों पेमेंट करें, है ना। तो 8 ही यूनिट इसके पास सही सलामत पहुंची, तो इसके पास जो है यहाँ पर आते आते गुड्स रह गया 8 यूनिट, यानी कि 800 रुपीज का गुड्स इसके पास बचा। अब ये 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करेगा, इन दैट केस जो डिफेक्टिव गुड्स है 2 यूनिट, वो इसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है सेलर को। जो 2 यूनिट्स हैं एक्स्ट्रा वो हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। बायर ने क्या की, 2 यूनिट रिटर्न कर दी वापस से सेलर को, और जब इसने 2 यूनिट रिटर्न करी साथ में एक नोट भी लिख के भेजा है, एक लेटर लिख के भेजा, लेटर कह सकते हैं आप या फिर एक नोट कह सकते हैं। एक नोट लिख के भेजा कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है और इसमें 2 यूनिट खराब थी हैं आपकी स्लॉट्स में, और ये 2 यूनिट डिफेक्टिव ट्रांजिट में हुई, शायद ट्रांजिट की वजह से खराब रह गई और डिफेक्ट है, मैं इनको नहीं रख सकता और आप इनको रिटर्न कर लीजिए। तो अब इसको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 800 पे पेमेंट करना पड़ेगा, कि इन 200 यूनिट्स का पेमेंट नहीं करेगा। इन दैट केस जो रिटर्न की गई आपकी यूनिट्स हैं उसके साथ जो आप नोट भिजवा रहे हैं, जो लेटर आप भिजवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। उससे क्या बोला जाएगा, डेबिट नोट। अब इसी के आगे क्रेडिट नोट का डिस्क्रिप्शन। क्रेडिट नोट कौन भिजवाता है, सेलर भिजवाता है बायर को। क्रेडिट नोट कौन भिजवा रहा है बेटा, सेलर।
एक बार देख लेते हैं इसको। डेबिट नोट तो किसने भिजवाया था? बायर ने। और सेलर क्या भिजवाएगा? क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट क्या कहकर भिजवाता है कि आपने जो गुड्स मुझे रिटर्न किया था उससे मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक, अब आपको वो अमाउंट पे ऑफ नहीं करनी। ये तो कहता है मेरा अकाउंट डेबिट कर दो, और वो कहता है कि मैंने कर दिया है आपका अकाउंट। ठीक, तो अब आपको वो अमाउंट पेमेंट नहीं करनी है। तो ये भिजवाता है डेबिट नोट और ये भिजवाएगा क्रेडिट नोट। इसे कभी कभी हम, जब हमें अपना जो इनवॉइस है उसको बैलेंस हमें उसका इक्वल करना हो, तब भी हम डेबिट और क्रेडिट नोट को यूज कर लेते हैं। अदरवाइज रिटर्न के केसेस में तो यूज किया ही जाता है। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट नोट के बाद एक है हमारे पास लॉरी रिसिप्ट एंड द सेकंड वन इज रेलवे रिसिप्ट। ये बहुत इजी है, जैसा कि इनके नाम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है, लॉरी और रेलवे। लॉरी मीन्स दैट जब हम किसी बड़े लॉरी में अपना गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भिजवा रहे होते हैं, और रेलवे में जो अपना गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यूपी से एमपी, एमपी से हरियाणा अपना गुड्स लॉरी ट्रेन में भिजवा रहे हैं। इन दैट केस जब हमने अपना गुड्स लोड किया ट्रेन के अंदर, ठीक, ट्रेन के अंदर जैसे भी हमने अपना गुड्स लोड किया, तो जो ट्रेन का कैप्टन होता है वो हमें क्या देगा? एक रेलवे रिसिप्ट जारी करेगा कि आपका इतने टन माल हमारी ट्रेन की इस लॉरी में इस नंबर में लोड कर दिया गया है, और इसे हम सही सलामत वहां तक पहुंचा देंगे, इतने अमाउंट का ये गुड्स है। वो हमें क्या देगा? एक रिसिप्ट देगा। उस एक रिसिप्ट की कॉपी जो रेलवे का हमारे ट्रेन का कैप्टन है वो एक अपने पास रखता है, एक हमें दे देगा, और जो गुड्स वहां से उस गुड्स को जो पिक करेगा, जो भी पर्टिकुलर पर्सन जिसे हमने गुड्स सेल किया है, एक रिसिप्ट हम उसके पास फैक्स कर देंगे। तो 3 कॉपी उसकी होंगी, एक हमारे पास रहेगी सेलर के पास, एक रेलवे कंपनी के पास, और तीसरी किसके पास रहेगी? बायर के पास। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। मीन्स ये इस चीज का प्रूफ है कि हमने आपकी लॉरी में अपना गुड्स लोड कराया था, और आपने ये हमें प्रॉमिस किया था 4 घंटे बाद हमारा गुड्स वहां पर पिक कर लिया जाए। तो फिर वो हमारा गुड्स टाइम से क्यों नहीं पहुंचा? बाद में हमें मना कर दे वो कि आपने तो हमारी गाड़ी में तो गुड्स लोड किया ही नहीं था, मना कर दे बाद में वो बाई चांस हमें, तो हम क्या करें? तो इसलिए हमें, हमारे पास प्रूफ है कि हमने आपकी लॉरी में, आपका ये ड्राइवर था, ये गाड़ी नंबर था, इसमें इस टाइम पर अपना गुड्स लोड किया था। प्रूफ के लिए भी ये सारी चीजें रखी जाती हैं। लॉरी रिसिप्ट हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गया। आफ्टर डेट बेटा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज भी दी गई हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड में सबसे पहले यूज किया गया है कैश ऑन डिलीवरी। इसका मीनिंग तो हमें पता ही है, कैश ऑन डिलीवरी मीन्स डिलीवरी पे कैश का पेमेंट करना। ये टर्मिनोलॉजी इंटरनल ट्रेड में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। सेकंड नंबर पे फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, 4x4 और 4, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल मीन्स जब हम गुड्स अपना वहां से पिक करते हैं, उतारते हैं, तब उस टाइम पर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसमें देखिए, इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू अ करियर, इट मे बी अ शिप और रेल और लॉरी। चाहे हम शिप में गुड्स भिजवा रहे हैं, चाहे रेल में भिजवा रहे हैं, चाहे फिर लॉरी में भिजवा रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में कि हम जो आपको गुड्स सेल करा रहे हैं, जो आपको गुड्स भिजवा रहे हैं, इसका ट्रांजिट तक का सारा जो एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द सेलर। वो कौन बोर्न करेगा? सेलर बोर्न करेगा। द ओनरशिप इन द गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर अपॉन डिलीवरी बाय द फॉर्मर टू द कैरियर, देन द कैरियर एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द बायर। सही, तो जब ये दोनों वर्ड यूज किए जा रहे हैं, इट मीन्स दैट जो ट्रांजिट तक का सारा एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा? सेलर बियर करने वाला है। आफ्टर दैट एक वर्ड इसमें यूज किया गया है CIF, थर्ड नंबर पे है CIF। इसका मीन्स क्या है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट।
तो इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट जो आपने दिया है गुड्स सेल करते वक्त, उसका उसी कॉस्ट कौन बियर करेगा? यहाँ पर देखिए, इट रेफर्स टू द टर्म टू बी यूज्ड इन द ट्रेड ट्रांजैक्शन in which the price of the goods includes not only the cost of the goods but also the insurance and freight charges payable on the goods. मीन्स ये वर्ड तब यूज किया जाता है इनवॉइस के अंदर जब हमें ये बताना हो कि गुड्स की कॉस्ट के साथ साथ इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट के एक्सपेंसेस भी एडेड है। कभी कभी हम जो इनवॉइस भिजवाते हैं, इनवॉइस सेंड करते वक्त हम उसमें गुड्स की कॉस्ट के साथ उसमें जैसे सपोज कीजिए हमने शिप में गुड्स भिजवाया है या फिर हम लोग लॉरी में से भिजवा रहे हैं, लॉरी में अपना गुड्स सेंड करवा रहे हैं, रास्ते में बारिश हो गई, माल खराब हो गया, सारा गुड्स हमारा सब क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इन दैट केस हमने अपने गुड्स को क्या करा रखा था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं जाता क्या? प्रीमियम जाता है, प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। तो हमने गुड्स का जो इंश्योरेंस है और फ्रेट है, उसके दोनों के चार्जेस गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दिए। अगर हमारे बिल में CIF वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब बायर को समझ जाना चाहिए कि इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट की भी चार्जेस एडेड हैं। सही है। FOR का मीनिंग क्या है? अगर ये वर्ड हमारे बिल में लिखे हुए, इट मींस दैट जो ट्रांजिट तक के सारे एक्सपेंसेस हैं, जब तक कि गुड्स आपका पिक नहीं हो जाता बाय द बायर, सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। आफ्टर दैट एक वर्ड और है इसमें, एरर एंड ओमिशन एरर। 4th E.O.E, इसमें लिखा है एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। एरर मीन्स अगर कोई गलती आपसे हो गई है या फिर कोई भूल हो गई है, वो सब एक्सेप्टेड है। आपने मोस्ट ऑफ बिल में देखा होगा, जब हम किसी शॉप पे बिल परचेज करते हैं, चाहे वो कैश मेमो ही क्यों ना है, कैश मेमो में बाद में नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि भूल चूक लेनी देनी। मीन्स अगर कोई भूल जो कोई एरर हो गई है, बिल के टोटल में कोई गलती है किसी तरह की, आपको हमने बिल में कुछ और गुड्स लिख दिया है, उसकी प्राइस हमने कुछ और लगा दी है, आपको कुछ और गुड्स आपको पैक करके दे दिया गया है, किसी भी तरह की कोई भी आपसे हमसे एरर हो गई है या ओमिशन में कोई भूल हो गई है, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कर ली जाएगी बाद में। तो ये वर्ड जो है ये बिल में लिख दिए जाते हैं इन शॉर्ट, जिसका मीनिंग सेलर और बायर दोनों के बीच में ऑब्वियसली वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझ जाते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे हमें डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो उनकी भी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। इस तरीके से ये बिजनेस की कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं जो सेलर और बायर के लिए समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट बेटा, आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। कल हम होलसेलर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हु इज द होलसेलर एंड द रिटेलर, उनके क्या काम होते हैं, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं हमारी सोसाइटी को, द रिटेलर्स को, द प्रोड्यूसर्स को, क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।